कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। शतरगंज नाम के गांव में हरिया नाम का आदमी रहा करता था। वो खिलौने बनाया करता था, मगर उसके खिलौने लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हरिया हर रोज़ नए नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से एक ही खिलौना हरिया बेच पाता था। एक दिन हरिया का पड़ोसी गणेश उसके पास आकर, अरे हरिया, आज तो तुम्हारे खिलौने जैसे के वैसे ही है। हाँ गणेश भाई, मेरे खिलौने तो जैसे बिक ही नहीं रहे। अरे हरिया भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। गणेश भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं हरिया, अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी। गणेश भाई, सुबह से एक भी खिलौना नहीं बेचा मैंने। 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। हाँ। ऐसा कहकर गणेश वहां से चला जाता है। अब हरिया अपने खिलौने बेचने लगता है। तभी एक औरत अपनी लड़की के साथ हरिया के पास आकर, भैया ये गुड़िया कितने की दी? ये गुड़िया 20 रुपए की है बहन। कुछ कम करो ना भैया, घर जाने का समय हो गया है और बच्ची ने जिद की है इसलिए खिलौने ले रही हूँ, वरना खिलौने तो इतने अच्छे नहीं है। उस औरत की बात सुन हरिया दुखी हो जाता है और उस औरत से, एक काम कीजिए, आप एक खिलौना 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपए में देना है तो दो, मैं इससे 1 और रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपए देकर वो खिलौना खरीदा और वहां से चली गई। हरिया को दिन भर की कमाई में से 10 रुपए ही मिले थे, इसीलिए हरिया थोड़ा नाराज था। मगर शाम हो जाने के कारण हरिया घर जाने के लिए निकलता है। तभी हरिया खुद से, आज तो मुझे घर जाने के लिए बहुत देर हो गई, जल्दी निकलना पड़ेगा। ऐसा कहकर हरिया अपनी टोकरी उठाकर जल्दी जल्दी घर जाने के लिए निकलता है। तभी उसे समझ में आता है कि रात होने के कारण उसे अब जंगल के रास्ते में से गुजरना पड़ेगा। वो जंगल के रास्ते से जाने लगता है। हरिया अपनी टोकरी लेकर वहां चल रहा था और खुद से बात भी कर रहा था। नसीब भी कितना खराब है, आज दिन भर की कमाई हुई तो कितनी, 10 रुपए, उसमें तो मेरा खाना तक नहीं होगा। क्या नसीब है मेरा भगवान। ऐसा कहकर हरिया घर जाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे घना जंगल लगा। जंगल के रास्ते से वो कभी कभार जाया करता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। हरिया एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, हरिया हरिया। हरिया रास्ते से फिर से चलने लगा। उसे वही आवाज आने लगी, हरिया हरिया। कौन है? किसने मुझे आवाज लगाई? हरिया हरिया। तभी हरिया को पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। ये देख हरिया। आप कौन हैं? और इतनी रात को यहाँ घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रजनी जी, इतनी रात को आपको इस घने जंगल में ठहरना ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती है। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। ऐसा कहकर रजनी हरिया के साथ उसके पीछे उसके घर जाने लगी। हरिया को पता ही नहीं था कि जिसे वो घर लेकर जा रहा है वो एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद हरिया रजनी को लेकर उसके घर चला गया। घर जाते ही हरिया रजनी से, रजनी जी, ये मेरा छोटा सा घर है, आप मेरे घर में जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। जी ठीक है, मैं कहीं भी सो लूंगी। रजनी जी, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खाना तक नहीं दे सकता। क्यों, घर में कुछ भी नहीं है? नहीं रजनी जी, 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका और आज सिर्फ तो एक ही खिलौना बिका है। उससे ये 10 रुपए के चने लेकर आया हूँ, इसमें से आप थोड़े खा लीजिए, थोड़े मैं खा लेता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर रजनी और हरिया चने खाकर सो जाते हैं। रजनी रात हो जाने के कारण थोड़ी देर सोकर आधी रात को उठती है। रात में उठने के कारण वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वो घर में जाकर देखती है तो घर में कुछ भी खाने की चीजें नहीं होती। तभी वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत खूबसूरत खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वो घर में आकर सो जाती है। सुबह रजनी हरिया से पहले ही उठकर घर के सारे काम करने लगती है।
तभी थोड़ी देर में हरिया उठता है। वो बाहर बने मिट्टी के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है और किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए होंगे? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने कभी नहीं बनाए। तभी रजनी वहां बाहर आंगन में आ जाती है और हरिया से कहती है, हरिया जी, खिलौने अच्छे लगे? मैंने बनाए हैं। बहुत सुंदर खिलौने हैं रजनी जी। इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा? हाँ हरिया जी, मैं मेरे घर में खिलौने बनाया करती थी। अच्छा, चलो मैं इन्हें बाजार जाकर बेच आता हूँ। तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यही रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर हरिया खिलौने टोकरी में भर के बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसकी टोकरी में इतने खूबसूरत खिलौने देखकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास खरीदने के लिए भीड़ लगा देते हैं। सारे लोग हरिया से खिलौने खरीद लेते हैं। आज हरिया की अच्छी कमाई होने के कारण वो कुछ राशन सामान खरीद लेता है और घर जाने के लिए निकलता है। आज हरिया बहुत खुश था। उसके सारे खिलौने बिक गए थे। घर आते ही, रजनी जी, मैंने कुछ राशन लाया है, ये ले लो। थोड़ा था घर में राशन, तो मैंने उससे खाना बना लिया। मगर घर में तो कुछ भी राशन नहीं था। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर रजनी हरिया को डिब्बे में भरा राशन दिखाती है। वो देख हरिया आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी रजनी हरिया से, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। ऐसा कहकर हरिया जल्दी जल्दी हाथ पांव धोकर खाना खाने बैठ जाता है। अब हरिया और रजनी अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। हरिया को खुश देख रजनी भी खुश हो जाती है। हरिया रजनी से, रजनी जी, आज कितने दिनों बाद मैं घर का खाना खा रहा हूँ। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया है। ये सब सुन रजनी बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हर रोज रजनी अपने जादू से नए नए आकार के खिलौने बनाया करती थी और उसे देख ग्राहक हरिया के खिलौने लेने के लिए भीड़ किया करते थे। एक दिन एक छोटी बच्ची अपने पिता से, पिताजी, मुझे खिलौना लेकर दीजिए ना। नहीं मेरी बच्ची, वो खिलौना टूट जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। पिताजी, मुझे यही खिलौना चाहिए, अभी के अभी। ठीक है गुड़िया, ले लो। वो आदमी उसकी लड़की को खिलौना खरीद कर देता है। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। आज भी हरिया के सारे खिलौने बिक गए थे। ये देख हरिया का पड़ोसी गणेश बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है। गणेश मन ही मन में, इस हरिया के खिलौने का व्यापार इतना अच्छे से कैसे चलने लगा? जिसके खिलौने कोई खरीदता नहीं था, आजकल लोग उसके खिलौने मांग मांग कर खरीद रहे हैं। ऐसा अचानक कैसे हो गया? गणेश हरिया के पास चला जाता है और हरिया से, अरे हरिया भाई, कल तक तो धंधा अच्छा नहीं चल रहा था और अचानक से कैसे धंधा अच्छा चलने लगा? क्या बात है? सब भगवान की कृपा है गणेश भैया। चलो, खिलौने बिक गए, मैं अब घर जाता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है और गणेश मन में, ये हरिया मुझसे कुछ छुपा रहा है। इस बात का तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। गणेश रात होने पर हरिया के घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो रात भर हरिया के घर के बाहर पहरा देता है। आधी रात हो जाती है, तभी हरिया के घर के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। घर में रजनी उठकर कुछ जादू से बना रही थी। गणेश ने खिड़की से झांककर देखा तो उसे घर में एक चुड़ैल दिखाई दी। उसे देख गणेश बहुत डर जाता है। उसने देखा कि चुड़ैल अपने जादू से खिलौने बना रही है। ये सब देख गणेश डर के मारे भाग जाता है। अब घर आकर वो डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाता। अगले दिन हरिया अपने खिलौने लेकर बाजार बेचने चला जाता है। अब गणेश गांव के कुछ लोगों के पास जाकर उन्हें ये बात बता देता है। ये बात गांव के सरपंच जी को पता चलती है। सरपंच जी गणेश को उसके पास बुलाकर, नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते गणेश। हम गांव वालों ने ऐसा सुना है कि हरिया के घर में चुड़ैल रहती है। हाँ सरपंच जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वही खिलौने बनाती है और हरिया बाजार जाकर बेच आता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ सरपंच जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल रहती है। उसका हमें बंदोबस्त जरूर करना चाहिए। हम गांव के सिद्ध बाबा के पास जाएंगे, उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या है। ऐसा कहकर सरपंच जी और गांव के कुछ लोग बाबा के पास चले जाते हैं। तभी बाबा ध्यान में मग्न होते हैं। थोड़ी देर में बाबा अपनी साधना से उठे और सरपंच जी से, आज कैसे आना हुआ सरपंच जी? बहुत दिनों बाद आए हो।
काम ही कुछ ऐसा है बाबा। हमारे गांव में हरिया नाम के आदमी के घर में चुड़ैल रहती है। उसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा आपको। बाबा आप ध्यान लगाकर देखते हैं, तभी उन्हें सारी बात पता चल जाती है। बाबा सरपंच जी से, मुझे उसके घर जाकर देखना है कि ये बात सच है या झूठ। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर बाबा सभी गांव वालों के साथ हरिया के घर चले जाते हैं। घर जाकर सभी गांव वाले हरिया से, अरे हरिया, जरा बाहर तो आना। तभी थोड़ी देर में हरिया और रजनी बाहर आकर देखते हैं तो सरपंच जी के साथ गांव वाले घर के बाहर खड़े थे। ये देख हरिया, क्या हुआ सरपंच जी, आज आप सब मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारे घर में जो औरत रहती है वो एक चुड़ैल है। उसे कहो सामने आओ और अपने असली रूप में आओ। ये सुन हरिया का अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये चुड़ैल नहीं, ये तो रजनी जी है। बाबा ये झूठ बोल रहा है, इसी के घर में है चुड़ैल। अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो जल्द से जल्द अपने रूप में आ जाओ। ऐसा कहकर बाबा ने कमंडलू से थोड़ा पानी निकालकर रजनी के बदन पर छिड़क दिया। वैसे ही रजनी का बदन जलने लगा। ये देख रजनी, रुकिए बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। आप ये जल डालना पहले बंद कीजिए, मैं आपको सब बताऊंगी। ऐसा कहकर रजनी अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बाबा, मैं इस जंगल से एक दिन अकेले जा रही थी, तभी एक चुड़ैल ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया और तब से वो चुड़ैल मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। मैं जब तक किसी से शादी ना कर लूं, तब तक मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी बाबा चुड़ैल से, तुम उस बच्ची को छोड़ दो, मैं उसकी शादी करवाऊंगा। तुम्हें उसका शरीर छोड़ देना चाहिए अब। बाबा ऐसा कह रहे थे तभी हरिया रजनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी गांव वाले हरिया की शादी रजनी से करवा देते हैं। जैसे ही रजनी की शादी हरिया से हो जाती है, रजनी उस चुड़ैल से मुक्त हो जाती है और सामान्य औरत बन जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सबका अच्छा ही करना चाहिए। भगवान भी हमारा अच्छा ही करेंगे। भोलापुर नाम के गांव में सूर्य सिंह नाम के आदमी के सूरज और विजय नाम के 2 लड़के थे। सूरज बड़ा होने के साथ ही बहुत ही होशियार था। उसके विपरीत विजय था। विजय बहुत ही सीधा और भोला लड़का था। कुछ दिनों बाद सूर्य सिंह ने उन दोनों की शादी करवा दी। सूरज की शादी सुहानी से हुई और विजय की शादी रेवती से हुई। उनके घर में सभी हंसी खुशी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद सूर्य सिंह को अपनी बिगड़ती हुई तबीयत देख विजय की बड़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सूरज बहुत ही होशियार है। उनके जाने के बाद सूरज उनके जायदाद में से विजय को कुछ भी नहीं देगा। ये देख सूर्य सिंह मन में सोचते हैं, मेरे जाने के बाद विजय का क्या होगा? सूरज विजय के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे जायदाद में कुछ भी नहीं देगा और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देगा। ऐसा सोचकर सूर्य सिंह चिंतित रहने लगे। कुछ दिनों में विजय को एक बेटा हुआ जिसका नाम था रवि। रवि छोटा होने के कारण घर में सभी उससे बहुत लाड़ प्यार किया करते थे। कुछ साल में सूरज को भी एक लड़का हुआ। अब सूर्य सिंह का समय उन बच्चों में अच्छी तरह से जाया करता था। रवि अब 8 साल का हो गया था। तभी एक दिन, बेटे, मैं तुम्हें ये सिक्के दे रहा हूँ, इन्हें तुम संभाल कर तुम्हारे पास रखना। इन सिक्कों से समय आने पर तुम खेती कर सकते हो। दादाजी, मैं इन सिक्कों से खेती कैसे कर सकता हूँ? मैं तो कितना छोटा हूँ। सूर्य सिंह रवि के कान में कुछ बताते हैं और रवि समझ जाता है कि उसे क्या करना है। अब रवि खेलने चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सूर्य सिंह ने खटिया पकड़ ली और बुढ़ापे की वजह से उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के कारण कुछ महीने बाद ही सूरज विजय से, पिताजी ने मुझे बुलाकर उनकी आखिरी इच्छा बताई थी। उनकी आखिरी इच्छा क्या थी भैया? पिताजी ने कहा था कि ये हवेली और आम के खेत तुम ले लेना और बाकी हमारा जो दूसरा घर है वो और खेत विजय को दे देना, ऐसा कहा था पिताजी ने। ठीक है भैया, पिताजी ने कहा था तो उचित ही होगा। हाँ विजय, चलो अब तुम इन पेपर पर साइन कर दो और अब तुम उस घर में रहने जा सकते हो। विजय सीधा स्वभाव होने के कारण उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने परिवार के साथ अब दूसरे पुराने घर में रहने चला गया। विजय के पास जो जमीन थी वो बहुत ही बंजर थी। उस पर खेती तो क्या, उस पर फसल भी नहीं आ सकती थी। ये देख रेवती को बहुत गुस्सा आया और वो विजय से, आपके सीधे स्वभाव के कारण हमेशा हमारा नुकसान होता है।
आपको तो पता भी नहीं चलता। तुम ऐसे क्यों कह रही हो रेवती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इतने भोले हो कि आपको आपके भाई ने बंजर जमीन दे दी, ये भी आपको नहीं समझ में आया। रेवती, मेरे भैया ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। वो हमेशा मेरा भला ही चाहते हैं। मुझे आप बताइए, इस बंजर जमीन पे अब आप क्या उगाओगे? विजय सोचने लगता है, मगर वो जमीन बंजर होने के कारण उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब रवि वहां आ जाता है और वो उन दोनों से, दादाजी को पता था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, इसलिए दादाजी ने मुझे ये सिक्के दिए हैं। उन सिक्कों को जमीन में डालकर उनसे खेती की तो हमें अच्छा मुनाफा होगा, ऐसा दादाजी ने कहा था। बेटा, क्या तुम्हें ये सब पिताजी ने कहा था? हाँ पिताजी। ऐसा कहकर रवि कमरे में भागते हुए गया और संदूक निकालकर उसमें से सिक्के लेकर विजय के पास चला आया। तभी वो सिक्के देखकर रेवती विजय से, ऐसे सिक्के डालकर क्या बंजर जमीन उपजाऊ बनेगी? ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे रवि पर पूरा विश्वास है। मेरे पिताजी ने सिक्के दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। चलो रवि, मैं खेत को पहले अच्छी तरह से जोत लेता हूँ और बाद में हम उसमें सिक्के लगाएंगे। हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर रवि और विजय खेत जोतने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ दिनों में विजय अपना खेत जोतकर तैयार कर लेता है और उस खेत में रवि सिक्के डाल के बो देता है। कुछ दिनों बाद उनके खेत में कुछ अजीब दिखने वाली फसल आ गई थी। ये देख विजय रवि से, बेटा रवि, पिताजी ने तुम्हें ऐसा ही कहा था ना कि सिक्के जमीन में बोने हैं। बेटा, मुझे फसल तो कुछ अलग ही लग रही है। ये देख रवि विजय से, पिताजी, मुझे दादाजी ने जैसे बताया था वैसा ही मैंने किया है। अब सिर्फ उस फसल पर फल लगने का इंतजार करो। ठीक है बेटे, जैसा तुम कहो। ऐसा कहकर विजय और रेवती फसल पर कौन से फल लगते हैं इसका इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों बाद उनके बंजर जमीन में फसल लहराने लगी। ये देख रवि और विजय बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन विजय जल्दी उठकर खेत में जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि खेत में फसल को पैसे लगे हुए हैं। उसने तुरंत जाकर वो पैसे तोड़कर देखे तो वो असली नोट थे। ये देख विजय बहुत खुश हो गया और विजय घर जाकर रेवती और रवि से, रेवती देखो, हमारे खेत में फसल को असली नोट लगे हैं। विजय उन दोनों को नोट दिखाने लगा। ये देख रेवती और रवि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रवि अब खेत को देखने के लिए जल्दी जल्दी निकल जाता है। उसने खेत में देखा तो सारे फसल को पैसों के नोट लगे हुए हैं। ये देख रवि बहुत खुश हो गया और विजय से, पिताजी, मैंने कहा था ना कि ये सिक्के कोई साधारण सिक्के नहीं हैं। इसकी वजह से हमारे बंजर जमीन में ये पैसे आए हैं। अब हमें इसे जमा करके रखना होगा। हाँ बेटा, चलो हम इसे जमा करते हैं। ऐसा कहकर विजय और रवि खेत में से पैसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। विजय के खेत में पैसों की फसल देख सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रवि और विजय कुछ ही दिनों में फसल के सारे पैसे तोड़कर बहुत सारे बोरियां भर लेते हैं। उसने इतनी सारी बोरियां भर ली कि वो जिंदगी भर बैठ के खाएगा तो भी उसे कम नहीं पड़ेगा। ये बात सारे गांव में पता चल गई थी। सूरज को जब ये बात पता चलती है तभी वो मन ही मन सोचता है, मैंने इसे बंजर जमीन दी, फिर भी विजय को उसमें पैसे मिले। मुझे लगता है कि मुझे वो बंजर जमीन वापस लेकर हरे भरे खेत विजय को देना चाहिए। इसमें ही मेरा फायदा है। इससे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर सूरज विजय के यहाँ जाता है। सूरज विजय से, विजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। मैंने तुम्हें ये बंजर जमीन दे दी और उपजाऊ जमीन मेरे पास रख ली। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जमीन ले लो और मैं तुम्हारी बंजर जमीन ले लेता हूँ। भैया, इसकी क्या जरूरत है? आपने हमें बहुत कुछ दिया है। देखिए, मेरे पास अब इतना पर्याप्त धन है कि मैं उसे बैठकर खाऊं तो भी कम नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको ये जमीन चाहिए तो ये जमीन आप ले सकते हो। ऐसा कहते ही सूरज बहुत खुश हो गया और उसने जायदाद के पेपर लेकर विजय के पास आ गया। सूरज ने बंजर जमीन अपने नाम और हरे भरे खेत विजय के नाम कर दिए। अब सूरज उसकी हवेली छोड़कर पुराने घर रहने चला आया और विजय अपने परिवार के साथ फिर से हवेली रहने चला गया। अब सूरज ने बंजर खेत में जाकर देखा तो सोचने लगा, इस बंजर जमीन में मैं पौधे कैसे उगाऊं? हाँ, मैं रवि से पूछ लेता हूँ। उसको पिताजी ने बताया था कि कैसे पैसों की खेती करते हैं। ऐसा सोचकर सूरज रवि को बुला लेता है
और उससे पूछता है। बेटे रवि, पिताजी ने तुम्हें इस खेत में पैसों की खेती कैसे करते हैं ये बताया था, वो बताओ मुझे जरा। बड़े पिताजी, मुझे दादाजी ने कुछ नए सिक्के दिए थे। उन्हें बोकर ही इस खेत में सोने के पौधे आते हैं, और एक बार पैसों की खेती करने के बाद उस खेत में कुछ भी नहीं आ सकता। वो जमीन अब बंजर बन गई है, इसका कोई उपयोग नहीं है। रवि की ये बात सुनकर सूरज को पता चला कि उसने कितनी मूर्खता की। अब उसके हाथ में कुछ ना होने के कारण सूरज अब हाथ मलता रहा। अब कुछ दिनों में सूरज अपना सामान बांधकर शहर में नौकरी करने चला जाता है और विजय अपने परिवार के साथ गांव में खुशी खुशी रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा नुकसान ही होता है।